भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। ये मंदिर इस बात का द्योतक होगा कि कोई हमारी आस्था के साथ किन्हीं कठिन परिस्थितियों भले ही हमारी आस्था पर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सनातनी हैं, अपनी आस्था का सम्मान करना भी जानते हैं और उसकी पुनर्स्थापना करना भी जानते हैं। भाइयों बहनों, आपने बंगाल के अंदर 30 से 35 वर्ष कांग्रेस को दिए, 30 वर्ष आपने वामपंथियों को दिए, 10 वर्ष आपने टीएमसी को दिए। बदले में आपको मिला क्या? बदले में बंगाल में इन दलों ने उद्योग बंद करवाए, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया, बंगाल के विकास को बाधा पैदा की, बंगाल की आस्था पर कुठाराघात किया, बंगाल के नौजवानों को बेरोजगार किया, बंगाल के व्यवसायियों को और उद्योगपतियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। यहां की मातृशक्ति के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया और बांग्ला आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी आपसे कहने के लिए आई है कि भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है, और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं। आपको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, इसमें बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश बिहार से हैं। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले जाएंगे। और टीएमसी के गुंडे भी तय कर लें कि उन्हें कहां जाना है। 2 मई को भाजपा की सरकार आएगी और प्रत्येक गुंडे को उसके अपराध के अनुसार सजा भी दिलाएगी। मैं देख रहा था ऊपर से हेलीकॉप्टर से कि जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को रोका जा रहा है, और मैं प्रशासन से भी कहूंगा, ये विदाई की बेला है टीएमसी की, और विदाई की बेला में शानदार तरीके से उनको विदाई दीजिए, ईमानदारी से चुनाव को संपन्न करने में अपना योगदान दीजिए। पार्टी बनेंगे, दिक्कतें हो जाएंगी, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। भाजपा आएगी, सेवंत पे कमीशन देगी। वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और टीएमसी ने तो आपको सेवंत पे कमीशन भी नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में हम अपने हर सरकारी कर्मचारी को सेवंत पे कमीशन दे रहे हैं, बंगाल के अंदर नहीं मिल रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि ये जो कुछ स्थानों पर भेदभाव की शिकायतें आ रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं, और कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करने की शिकायतें आ रही हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और इन स्थितियों में आज के दिन पर ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराने में योगदान देना पुलिस और प्रशासन का दायित्व बनता, और अपने इस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी के साथ करिए। अन्यथा लोकतंत्र की मालिक एक जनता होती है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है 2 चरणों के चुनाव के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर आने में कोई रोक नहीं सकता। बंगाल ने
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को स्वीकारा है और उन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहे विकास के कार्यों को पूरे देश में बड़े गौरव के साथ स्वीकारा है। हर व्यक्ति जानता है मोदी जी ने देश को विकास का एक एजेंडा दिया, देश की आस्था को सम्मान दिया, वैश्विक मंच पर प्रत्येक भारत को गर्व के साथ भारतीय होने का गौरव की अनुभूति कराने का जो गौरव प्रदान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए बंगाल का हर नौजवान, हर किसान, हर माताएं बहनें आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है और उनके विजन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना चाहता है। आज तो ममता दीदी हार स्वीकार स्वयं कर चुकी है। नंदीग्राम चुनाव के दिन आपने देखा होगा वे एक ही बूथ में 2 घंटे बैठी रहे। एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार, सिटिंग मुख्यमंत्री एक बूथ पर 2 घंटे बैठ जाए, इसको आप क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अच्छा है, ईमानदारी से हार स्वीकार कर। और उसके बाद जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये अपना गुस्सा, अपनी कमियों और अपने कारनामों का गुस्सा ईवीएम मशीन पे फोड़ते हैं। यानी ये लोग उस ईवीएम से जीतेंगे तो ईवीएम त्वमेव माता हो जाता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव हो जाता है। और अपने कारनामों से हार जाएं तो फिर उसी ईवीएम को कोसते हैं, उसी को गाली देते हैं। वैसे गाली देते हैं जैसे राहुल गांधी इस समय दे रहे हैं। आपने देखा होगा ना, अमेठी की जनता ने उन्हें 4 बार उस पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश की और अमेठी की उपेक्षा की। जब अमेठी की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया, भगा दिया वहां से हरा करके, तब वो गाली देते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, बंगाल की जनता को भी गाली देते हैं। और भारत के बाहर जाते हैं तो भारत की जनता को भी गाली देते हैं। यही स्थिति है इन सभी राजनीतिक दलों की। जो लोग आज ईवीएम पे अपना गुस्सा फोड़ रहे हैं लेकिन अपने कारनामों को नहीं देखते कि जब इन्हें सत्ता मिली थी तब गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, देश की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और भारत की आस्था को सम्मान देने के लिए भी कुछ नहीं किया। जब भारत की आस्थावान जनता, भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध जनता, विकास के लिए एक नए विजन के साथ कार्य करने वाली जनता जब अंगड़ाई लेती है और उन्हें सबक सिखाती है, तब ये ईवीएम मशीन पर अपना गुस्सा फोड़ना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। उनकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रवृत्ति है। उनको जो करना था वो कर चुके, अब आपको जो करना है उसके लिए आह्वान करने के लिए ही तो हम लोग आपके बीच आए हैं। मुश्किल से 28 दिन बचे हैं। इन 28 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला की सपने को साकार करने का उदय बंगाल की धरती पर होने जा रहा है। मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है। 6,000 रुपए सालाना हर किसान को उपलब्ध हो रहा है। 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय,
1,57,00,000 गरीबों को, गरीब परिवारों को रसोई गैस के मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। आज वहां पर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला बन रही है। लेकिन बंगाल के अंदर दीदी कहती है कि यहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, यहां एयरपोर्ट भी नहीं चाहिए, यहां किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं देना चाहिए। दीदी यहां पर गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी नहीं देती है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं देने देती है, विकास का कोई कार्य नहीं होने देना चाहती है। इनका विकास, दीदी का विकास तो केवल भतीजे के विकास तक सीमित हो गया है। उससे ऊपर नहीं सोचे, उससे आगे नहीं जाना चाहते हैं। उनकी सहानुभूति यहां के नौजवानों के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है। 10 वर्ष में एक भी उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 1.5 करोड़ नौजवानों को जो निजी निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करवाया गया उसमें नौकरी दी और लाखों नौजवानों को अन्य रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। ये काम बंगाल के अंदर भी हो सकता था। बंगाल के नौजवानों में बुद्धिमत्ता है। बंगाल भारत की बौद्धिक संपदा का केंद्र बिंदु रहा है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, क्रांतिकारियों के फौज देने वाला बंगाल, आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बंगाल आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में क्यों आया है? ये चुनाव, इसके लिए हमें सोचा को टीएमसी के गुंडों ने रुकवाने का प्रयास किया था, उन्होंने रोका था। लेकिन उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, दुर्गा पूजा को कोई रोक नहीं सकता, रामलीलाओं की परंपराओं को कोई रोक नहीं सकता। और साथ साथ हम तो अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा चुके हैं। अब अयोध्या में 500 वर्षों से जो लोगों की तमन्ना थी कि अयोध्या में हमारे प्रभु भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। देश के अंदर कहीं में जाता था, माताएं ज्यादा मुझे पूछती थी कि कब बनेगा भगवान राम का मंदिर, कब बनेगा। कोलकाता के तो कोठारी बंधुओं ने राम मंदिर के लिए अपनी शहादत दी थी। कोलकाता की एक माता ने तो आजीवन अपने पूरी कमाई का पूरा पैसा राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। कहा कि मेरे जीवन का एक ही कामना थी, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और जब राम मंदिर की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के स्वयं राम मंदिर की शिला को रख करके इस कार्य का शुभारंभ किया। उस माता ने अपने जीवन भर की कमाई राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दी। मैं आभारी हूं बंगाल के सभी नागरिकों का जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उन सभी नागरिकों को, उन क्रांतिकारियों को और उन युवाओं के प्रति भी जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जवानी राम मंदिर के लिए समर्पित करके राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में अपने आप को बलिदान किया था। उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने में अपना योगदान दिया था। और चंदन नगर तो जीता जागता उदाहरण है इस बात का। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे विनती है, भारतीय जनता पार्टी ने श्री दीपांजन गुहा को अपने प्रत्याशी के रूप में चंदन नगर विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। इतना भारी समुदाय यहां पर एकत्र है।
अगर आप में से हर व्यक्ति संकल्प ले लेगा कि हम अपने अपने बूथ की रक्षा करेंगे और अपने बूथ से भाजपा को जिताएंगे, कोई ताकत फिर आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी। भाजपा जीतेगी, अवश्य जीतेगी। और भाजपा को जीत के इस विश्वास के साथ मैं सबसे अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह पर श्री दीपांजन गुहा को चंदन नगर से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप बनाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। टीएमसी ने नहीं दिया। फूड प्रोसेसिंग के अच्छे केंद्र स्थापित हो सकते थे, नहीं दिया। यहां तक कि देश के 10 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 2,42,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था की। लेकिन बंगाल के अंदर यहां के किसान इससे वंचित हैं। दीदी की सहानुभूति किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, यहां के नागरिकों के प्रति नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नहीं। दीदी की सहानुभूति तो टीएमसी के गुंडों के प्रति है और उन गुंडों के प्रति है जो आपके पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। ज्यादा दिन नहीं चलने वाली ये गुंडागिर्दी, ये उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। विधानसभा का चुनाव टीएमसी की उल्टी गिनती के साथ ही टीएमसी के भी गुंडों की उल्टी गिनती लिखने की तिथि है। 2 मई को जब बंगाल विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आएंगे और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की घोषणा होते ही टीएमसी के गुंडों की वही दुर्गति होगी जो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आने के पहले गुंडागिर्दी करते थे। आज आप देख रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो रही है। कोई जेल के अंदर है, कोई उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया है, कोई दूसरे लोक की यात्रा में, राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुका है। आज उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और बंगाल के अंदर भी गुंडागिर्दी और अराजकता पैदा करने वाले इन गुंडों के साथ भी यही होने जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां पर सभा में आने से टीएमसी के गुंडे भी और कोई अन्य संगठनों से जुड़े हुए गुंडे भी लगातार धमकी दे रहे हैं और कह रहे थे कि बीजेपी की सभा में जाएंगे तो ये कर देंगे, एक तमाम प्रकार की धमकियां दे रहे थे। याद करना 2 मई के बाद यही गुंडे आपके घुटनों, आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए दिखाई देंगे। आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए यही गुंडे दिखाई देंगे, अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 2 मई के बाद बंगाल के अंदर बंगाल की भावनाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने वाली सरकार आने वाली है। और उस सपने को साकार करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, भाजपा की बंगाल के अंदर सरकार का मतलब डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या होता है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आए मात्र 4 साल हुए और 4 साल में 40 लाख गरीबों को हमने एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराया है। 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई है। उद्योग लगेंगे तो नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा होगी।
बंगाल में उद्योग नहीं लगता। 10 वर्षों में कोई उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा। 10 वर्ष में पहले वाम दलों ने 30 वर्षों तक बंगाल का शोषण किया, उद्योग धंधों को बंद कराया, यहां के नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया और 10 वर्षों से टीएमसी यहां आपके औद्योगिकीकरण का विरोध करते हुए यहां के उद्योगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दी है। और उसके साथ पलायन हुआ। ब्रेन ड्रेन का सबसे अच्छा उदाहरण कोई दिखता है तो बंगाल दिखता है। दुनिया की सिलिकॉन वैली में सबसे अच्छा ब्रेन कहीं का है तो बंगाल का है। अगर वह नौजवान बंगाल के अंदर काम करता, यहां के नौजवानों के लिए भी रोजगार देता, बंगाल के विकास में भी योगदान देता। लेकिन टीएमसी, वाम दल और कांग्रेस की विजन में डेवलपमेंट है ही नहीं। वे विकास नहीं चाहते। उनके लिए तो भ्रष्टाचार ही जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके लिए गुंडागिर्दी उनका अधिकार है। उनके लिए अव्यवस्था पैदा करना ही उनका अधिकार है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कह रहा था कि इनकी सहानुभूति बंगाल के युवाओं के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, बंगाल की बहन बेटियों के साथ नहीं है। इनकी सहानुभूति तो केवल और केवल गुंडा तत्वों के साथ में है। और गुंडा तत्वों की बोरिया बिस्तर तो 2 मई के बाद से बंधना प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले कांग्रेस, वाम दल और टीएमसी का बोरिया बिस्तर पूरी तरह बांधने की आवश्यकता है। आप जानते हैं भाजपा जो कहती है सो करके दिखा देती है। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। जैसे गुंडागिर्दी यहां पर हो रही थी, हो रही है, ऐसे ही गुंडागिर्दी कभी कश्मीर में होती थी ना। आज कहां चली गई वहां की गुंडागिर्दी? सब गायब। आज कश्मीर में भारत माता की जय लोग गर्व के साथ कहते हैं। आज तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने 1952 में एक साजिश रची थी और साजिश रची थी कि कश्मीर के अंदर भारत का कोई नागरिक वहां जाकर के अपना मकान नहीं बना सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। जम्मू कश्मीर का नागरिक कोलकाता में आकर के, जंगीपाड़ा में आकर के यहां जमीन खरीद सकता था, मकान बना सकता था। लेकिन जंगीपाड़ा और कोलकाता का कोई नागरिक, कोई नौजवान अगर चाहता कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदूंगा, कांग्रेस ने आपको इस अधिकार से वंचित कर दिया था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने बंगाल के नौजवानों को भी अधिकार दिया है कि बंगाल का नौजवान भी कश्मीर के अंदर जाकर के जमीन और मकान बना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसके लिए आर्टिकल 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदैव के लिए समाप्त किया। आज कश्मीर में आतंकवाद नहीं, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, 500 वर्षों से भारत का हर आस्थावान व्यक्ति चाहता था अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आप चाहते थे भगवान राम का मंदिर हो, निर्माण हो, सभी सहमत हैं। ये तो इतनी अच्छी बात है। आप सब लोग भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं और दीदी मंदिर निर्माण के बात तो दूर हो तो भगवान जय श्री राम बोलने में भी नाराज होती है। वह तो जय श्री राम का नारा लगाने पे भी नाराज होती है और उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। हाँ, गाली बकती है ना, गाली। भाइयों बहनों, मैं यही आपसे मैं जानना चाहता हूं। मैं बंगाल के अंदर हर ओर गया हूं और मैं आभारी हूं आप सबका। आपने ममता दीदी को जवाब दे दिया है कि नहीं, हर बंगाल का हर नौजवान, हर महिला, हर नागरिक राम को अपना आदर्श मानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसकी आस्था के प्रतीक हैं।
और अगर दीदी गाली देगी तो बंगाल का नौजवान भी टीएमसी को जवाब देगा। और यही जवाब है। ममता दीदी तो पहले यहां पे दुर्गा पूजा को ही प्रतिबंधित कर दी थी। आप याद करिए 2 साल पहले जब ईद और दुर्गा पूजा एक साथ पड़ी थी, उन्होंने कहा था कि रोजा अवतार के लिए हम समय देंगे लेकिन दुर्गा पूजा के लिए नहीं देंगे। और मैंने उत्तर प्रदेश में कहा, मैंने कहा पहले दुर्गा पूजा होगी उसके बाद कुछ और होगा। कोलकाता हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था और कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती। यहां के अधिकारी हमारे अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे कैसे आपने व्यवस्था की, तो हमने कहा इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जिस दिन खिलवाड़ बंद हो जाएगा अपने आप दुर्गा पूजा अपने आप होती हुई दिखाई देगी। भाइयों बहनों, दुर्गा पूजा को रोकने का प्रयास हुआ। मां सरस्वती जो हमारी ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है, सरस्वती पूजा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास हुआ, लाठी चार्ज कर दिया जाता है। एक बंगाल की धरती तो अध्यात्म की धरती है। कभी चैतन्य महाप्रभु भक्ति का, वैष्णव भक्ति का संदेश बंगाल की धरती से देते हुए जगन्नाथ तक जाते हैं। कहीं रामकृष्ण परमहंस अध्यात्म की ऐसी ज्योति जलाते हैं कि स्वामी विवेकानंद का उद्भव होता है। और जंगीपाड़ा के अंतपुरा में तो रामकृष्ण मठ भी है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने योग की दीक्षा ली थी। यही तो धरती है जहां नरेंद्र से विवेकानंद बना हुआ एक सन्यासी दुनिया के अंदर जाकर के सनातन हिंदू धर्म का पताका गाड़ करके कह देता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यही तो कहा था स्वामी विवेकानंद ने। तो जंगीपाड़ा के नौजवानों, स्वामी विवेकानंद का एक घोष आप क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? अपने इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। बहादुरी के साथ आपने टीएमसी के गुंडों का अब तक मुकाबला किया है। 28 दिन और हैं, मात्र 28 दिन। 29वें दिन आप देखेंगे जैसे मेढक बिल के अंदर छुप करके अपनी जान बचाने का कार्य करता है, ऐसे ही ये भी सब छुपते हुए दिखाई देंगे। कोई भी टीएमसी का गुंडा आपको सड़कों पर नजर नहीं आएगा। और हम लोग भी उनको बोल देना चाहते हैं, खैरियत इसी में है कि चुपचाप लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले, गुंडागिरी करने से बाज आए। अन्यथा की स्थिति क्या होगी? 2 मई के बाद की स्थिति उनके सामने होगी। और मैं आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं बंगाल के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने समर्पण निधि के माध्यम से अयोध्या में भगवान राम भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। यहां की बंगाल की भी जनता ने कंट्रीब्यूशन किया है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए। हर भारतीय का योगदान है और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में बन रहा है। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत की आस्था का प्रतीक का मंदिर है। ये मंदिर इस बात का द्योतक होगा कि कोई हमारी आस्था के साथ किन्हीं कठिन परिस्थितियों भले ही हमारी आस्था पर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सनातनी हैं, अपनी आस्था का सम्मान करना भी जानते हैं और उसकी पुनर्स्थापना करना भी जानते हैं। कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और यही तो हम कहने के लिए यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों,
यहां के आलू किसानों की समस्या का समाधान हो, हैंडलूम के कार्य के साथ जुड़े हुए हस्तशिल्पी हो, या फिर यहां पर पेयजल की सुविधा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना प्रारंभ की है। हर घर नल, घर घर जल, यानी हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की व्यवस्था जल जीवन मिशन में कर दी है।